Hello students, welcome back to my YouTube channel Learn with Nidhi Ma'am. Today we are going to see Kingdom Protista in the chapter called Biological Classification of Class 11. So here we begin with Kingdom Protista. इस Kingdom Protista में include होने वाले सारे organisms, all the organisms which are being included in this Kingdom Protista have single cell or unicellular organisms which are eukaryotes. Single cell means unicellular. I hope you know what do you mean by unicellular. Uni means one, cellular means cell. तो single cell वाले organisms को इसमें include किया गया है. Eukaryotes. What do you mean by eukaryotes? U is true, correct? हमने ये देखा है. Karyote इसका carrion means nucleus. So it is having well defined true nucleus and other membrane bound organelles. सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि राइबोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वो सब पर्टिकुलर एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहते हैं. चारों तरफ एक मेम्ब्रेन रहता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. देन इन ऑर्गेनिजम्स में क्या प्रेजेंट हो सकता है? आइदर फ्लैजेला और सीलिया. यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मेंशन किया गया है इन दिस किंगडम प्रोटिस्टा. नंबर 1 इज अमीबा, नंबर 2 इज पैरामोशियम. पैरामोशियम लुक्स लाइक स्लिपर. ओके. नंबर 3 इज यूग्लिना. अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैजेला एंड सीलिया? फ्लैजेला हमेशा याद रखना है आपको, एक सिंगल सा होता है, सिंगल थ्रेड लाइक लॉन्ग फाइन स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ यूग्लिना. और एक ही दो होगा. अगर एक हुआ तो फ्लैजिलेट, दो हुआ तो ऑब्वियसली बाय फ्लैजिलेट बोला जाएगा इसको. सीलिया बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट होंगे जैसे कि आप पैरामेशियम की केस में देख सकते हैं. छोटे छोटे होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे और इनका एक्चुअली फंक्शन इज लाइक मूवमेंट एज वेल एज इंजेक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स. ये अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं. सो लेट्स सी सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा प्राइमरीली मॉइस्ट एंड एक्वेटिक. मोस्टली ये कहाँ पाया जाता है? मॉइस्ट कंडीशंस में पाया जाएगा, गीले जैसा जगह जो रहेगा वहाँ पर, या फिर पानी में पाया जाएगा. इट इज़ अ लिंक विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. ओके. लिंक बोले तो अभी जैसे आप अगर यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, हमने कल लास्ट लेक्चर में किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था जिसमें बैक्टीरिया, ईयू बैक्टीरिया होता है और आर्की बैक्टीरिया होता है. आर्की इज़ नथिंग बट, चलो टेल मी. यस, आर्की इज एंशियंट, पुराना, करेक्ट. उसके बाद आता है प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा से होते हुए प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया. अभी जो प्रोटिस्टा है वो एक लिंक बनाता है बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में. ओके. क्योंकि प्रोकैरियोट्स आपका जो मोनेरा किंगडम था जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच माय फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11 इन माय यूट्यूब चैनल. उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा व्हाट ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर देयर अबाउट द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा. अगर कोई ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन वो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांटी से मिलते जुलते हैं. प्लांट्स का मेन फीचर क्या है? खाना बनाना, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगर कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक मिलता जुलता है तो उसको बोला जाता है, उन ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. ओके. अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो इंक्लूड हैं प्रोटिस्टा किंगडम में ही, ओके, लेकिन उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई से मिलते जुलते होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? फंजाई like
प्रोटिस्ट. इजी. नाउ अब आप मुझे बताएंगे अगर कोई ऑर्गेनिजम्स है जो प्रोटिस्टा में ही इंक्लूडेड है लेकिन उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमलिया किंगडम से मिलते जुलते हों. जैसे कि एनिमल्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इधर से उधर मूव होना, लोकोमोशन. करेक्ट. तो उनको क्या बोला जाएगा? यस, करेक्ट. एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. दैट्स इट. ओके. देन प्रोटिस्टा किंगडम में the organisms can reproduce asexually and sexually. Sexually कैसे होता है? By cell fusion and zygote formation. Okay. Now there is a classification in the kingdom Protista. Classification is like chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, protozoans. हाँ, यू माइट बी थिंकिंग मैम इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्या ये ऐसे पूछेगा हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन द किंगडम प्रोटिस्टा? नो, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से रहेंगे जैसे कि आपको पूछा जा सकता है इन विच किंगडम डस, इनमें से कोई भी एक क्लासिफिकेशन का एक कैटेगरी ले लीजिए. इन विच किंगडम डस क्राइसोफाइट्स फॉल. तो अभी तक हमने कौन से किंगडम देखे थे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया. तो आंसर क्या आएगा कि क्राइसोफाइट्स कौन से किंगडम में प्रेजेंट है? किंगडम प्रोटिस्टा में. ओके. दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ सकते हैं, which of the following fall under protista. ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि अभी आप बताइए इनमें से कौन सा इनमें से जो कैटेगरी है वो प्रोटिस्टा के अंदर आ सकता है. तो इसमें से कोई एक दो दे दिया जाएगा. हो सकता है डाइनोफ्लैजिलेट्स या यूग्लिनॉइड्स, क्राइसोफाइट्स. उसके साथ साथ कोई दूसरे किंगडम के कैटेगरीज डाल दिए जाएं. तो आपको बता देना है कि आपको ये सीक्वेंस, आप इस सीक्वेंस को याद रखिए. सीक्वेंस आप कैसे भी याद रख सकते हैं. आई विल गिव यू द मेमोरी ट्रिक टू रिमेंबर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा एज वेल. बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. लास्ट में वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द थिंग्स इन शॉर्ट. ओके. द मेमोरी ट्रिक गोज लाइक क्रिस, डायना. नाउ सी, मैं आपको सीक्वेंस आप कैसे भी याद रख सकते हैं. अभी मैं यहाँ पे इसे मिटाकर फिर से आपको एक बार बताती हूँ. सीक्वेंस ऊपर नीचे रहेगा तो भी चलेगा, बस आपको वर्ड्स ध्यान में रहने चाहिए. लाइक यहाँ पे वर्ड्स ऊपर नीचे है बट मैंने कुछ अलग सा मेमोरी ट्रिक बनाया है जिसमें हो सकता है वो प्रोटोजोन्स ऊपर आ जाए, यूग्लिनॉइड्स नीचे चला जाए. ओके. क्रिस, डायना, प्रोटिस्ट, यूनाइटेड की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है तो यू कैन जस्ट मेंशन स्लोगन्स. ओके. क्रिस का C stands for chrysophytes, D stands for dinoflagellates, P stands for protozoans, E stands for euglenoids, S stands for slime molds. So the memory trick goes like Chris, Diana, protist, E united, slogans. Now in chrysophytes, अभी the first category chrysophytes is found in the fresh water and marine environments. ये माइक्रोस्कोपिक है, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर ही आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. विद द नेकेड आइज यू कैन नॉट सी. एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, जिसको आप प्लैंकटन करके भी बोलते हैं.
मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया? दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज मोस्टली इज व्हाट? फोटोसिंथेटिक। इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्मिड्स भी बोला जाता है। गोल्डन एल्गी आप कैसे याद रख सकेंगे? जैसे कि क्राइसोफाइट्स में, क्राइसो का मीनिंग ही होता है व्हाट? सोना, गोल्ड, एंड फाइट्स मीन्स प्लांट। तो हो गया आपका एक एग्जाम्पल तैयार। दिस इज व्हाट द गोल्डन एल्गी इज। कलरफुल गोल्ड कलर का एकदम आपको दिखेगा। और दिस इज द डायटम्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्राइसोफाइट्स। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर इंक्लूडेड इन द क्राइसोफाइट्स इन द किंगडम प्रोटिस्टा। अब ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, इनके जो सेल वॉल होते हैं, दिस इज द सेल वॉल, करेक्ट। सेल वॉल कैसे रहेंगे इसके? सेल वॉल एकदम रिजिड रहता है इसका। रिजिड क्यों रहता है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन और सेल्यूलोज और सिलिका। ओके। कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बोल दिया इसमें है, मतलब ये खुद का खाना खुद बना सकता है। कैरोटीन भी प्रेजेंट होता है, पिगमेंट एज वेल एज ज़ैंथोफिल। कैरोटीन से ऑरेंजिश शेड आता है ऑर्गेनिज्म में, ज़ैंथोफिल के कारण येलोइश शेड मिलता है ऑर्गेनिज्म पे देखने में। देन न्यूट्रिशन मोस्टली फोटोसिंथेटिक, अभी हमने इधर भी देख लिया। जैसे प्लांट्स के केस में फूड जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वैसे ही प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स के केस में फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स। डायटम्स क्या होते हैं? डायटम्स एक एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म का जो कि प्रेजेंट होता है किसमें? क्राइसोफाइट्स में। इट इज़ द चीफ फूड प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेटिक। ये खुद का खाना खुद बना सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक हों। सारे के सारे क्राइसोफाइट्स खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक भी मिलते हैं। जैसे हेटेरोट्रॉफिक मीन्स व्हाट? हेटेरो मीन्स डिफरेंट, दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपना पेट को पूरा करने में। जैसे अगर हम किसी के घर चले गए और वो ही सब अपना खाना बना रहा है, गेस्ट के लिए भी खाना बना रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम मदद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दूसरे के घर गए हैं पेट पूजा करने के लिए। तो वही होता है हेटेरोट्रॉफिक मीन्स दूसरों पे डिपेंड करना अपने खाने के लिए। ओके। हैबिटेट, जैसे हमको पता है कि हैबिटेट इसका कहाँ है? एक्वेटिक में रहता है, ये मिलता है। इट कैन बी फ्रेश वाटर में मिलेगा या फिर मरीन वाटर में, सॉल्टी पानी में। रिप्रोडक्शन ऑफ क्राइसोफाइट्स, इट इज़ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्राइसोफाइट्स में। ओके। अभी जैसे यहाँ पे दिया है डायटम्स। डायटम्स इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्राइसोफाइट्स, राइट। अब इसमें हमने देखा कि जो सेल वॉल होता है वो पेक्टिन का बना होगा या किस चीज़ का बना होगा? टेल मी। वो बना होगा सिलिका का, करेक्ट। तो सिलिशियस सेल वॉल प्रेजेंट होता है, फॉर्मिंग टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैम ने डायटोमिशियस अर्थ लिखा है। व्हाट इज दिस डायटोमिशियस अर्थ? It's very easy to understand. Like जैसे मैंने बताया कि इसमें सेल वॉल जो होता है किस चीज़ का बना है? सिलिका का, करेक्ट। तो होता क्या है? इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ द सेल वॉल डिपॉजिट्स ऑफ द डायटम्स ओवर सेवरल ईयर्स विच फॉर्म द डायटोमिशियस अर्थ। अंदर का सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सिलिका से बना हुआ जो सेल वॉल है वो इतना पक्का होता है, जैसे एक तरीके से आप मान लीजिए आपका घर बारिश से भी नहीं रहता है। हाँ, एक्सट्रीम केसेस की बात अलग है, लेकिन जनरली देखा जाए तो घर आपको सब वेदर से प्रोटेक्ट करके रखता है, करेक्ट। वैसे ही होता है कुछ सिलिका का। सिलिका बहुत सालों तक वैसे का वैसे ही रह जाता है, और वो क्या होता है? वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके
कुछ ऐसा पाउडरी स्ट्रक्चर बना लेता है। ओके, अभी आप सोच रहे होंगे वाई डज द सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स आर सो स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग होने की क्या ज़रूरत है इस सेल वॉल को? तो इट इज़ नंबर 1 इज़ इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका, उसके कारण वो स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 इज़ ये जो 2 सेल्स हैं, ये 2 सेल्स एक सोप केस जैसे होते हैं। सोप केस आपने देखा होगा, 2 ऊपर नीचे डब्बा होता है लाइक दिस, और बीच में सोप रखा जाता है। तो ये दोनों जो सोप केस का बॉक्सेस हैं वो इस तरीके से फिट हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो एक सेल बनाता है। एक्चुअली दीज आर 2 cells, 1 and 2, but they fit so nicely together to form one cell. Okay, now what is the use of this diatomaceous earth? इतना मतलब सिलिका खुरदुरा रहता है, लाइक रफ टेक्सचर रहता है, उसका क्या यूज़ है? ड्यू टू इट्स रफ टेक्सचर क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर क्लिनजिंग एंड पॉलिशिंग पर्पस। आप सब ने बॉडी स्क्रब यूज़ किया होगा या ब्रश यूज़ किया होगा, तो ये सब में जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं दैट इज़ नथिंग बट द डायटोमेशियस अर्थ। दे आर यूज फॉर दैट बिकॉज उसका जो सरफेस होता है इट इज़ हैविंग द रफ टेक्सचर, तो आप अपनी जो गंदगी रहती है वो निकल जाती है। ब्रश हम यूज़ करते हैं ऐसे टॉवल वॉवल या कोई भी कपड़े को झाड़ने के लिए, तो ब्रश का जो ये ब्रिसल्स हैं इट इज़ रफ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डायटोमेशियस अर्थ विच इज़ यूज्ड। एंड वाई दिस ब्रश इज़ हैविंग सो रफ टेक्सचर? बिकॉज ऑफ दिस डायटोमेशियस अर्थ। दिस रफ टेक्सचर के कारण ही ब्रश क्या करता है, कपड़ा साफ कर लेता है। वैसे कुछ और एग्जाम्पल है आपका फेशियल स्क्रब्स और द टूथपेस्ट, ये सब में बिकॉज ऑफ द रफ टेक्सचर इट हेल्प्स टू क्लेंस योर बॉडी, योर टीथ एंड एवरीथिंग। ओके, देन और ये कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ बीइंग यूज्ड इन केस ऑफ पेस्ट कंट्रोल। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये रफ टेक्सचर प्रोवाइड करता है मटेरियल्स को, तो ये पेस्ट कंट्रोल में कैसे यूज़ आ सकता है? पेस्ट कंट्रोल का काम क्या होता है? इट इज़ समथिंग विच हेल्प्स टू किल द पेस्ट और इंसेक्ट्स, करेक्ट? सो इंसेक्ट हैज़ द आउटर लेयर मेड अप ऑफ क्यूटिकल, ये बाहर का जो लेयर होता है इंसेक्ट का वो क्यूटिकल का बना होता है। तो ये जो डायटोमेशियस अर्थ जो होता है वो क्या करता है, लिपिड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। लिपिड्स को एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा इंसेक्ट के आउटर सरफेस पे वो चला जाता है, जिसके कारण क्या होगा, टेल मी, सोच के बताइए। जिसके कारण जो इंसेक्ट होगा वो ड्राई होने लगेगा। ड्राई होने से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मीन्स डी मीन्स रिमूवल, करेक्ट? ये तो आपको पता ही है। और हाइड्रेशन मतलब पानी, तो डिहाइड्रेट हो जाता है पानी पूरे तरीके से इंसेक्ट के चारों तरफ क्यूटिकल का जो लेयर होता है उसमें से निकलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन के कारण द इंसेक्ट डाइज। अब इसके कारण एक और क्या फ़ायदा होता है, ये तो घर में आप पेस्ट कंट्रोल करा देते हैं। अब इससे होता क्या है, जब हम गोडाउन और डाउन में बहुत सारे जैसे ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं तो उसमें खतरा होता है पेस्ट का। तो अगेन द पेस्ट कंट्रोल इज़ डन टू गेट रिड ऑफ दिस इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड ऑल सच थिंग्स। नाउ व्हाट इज डाइनोफ्लैजिलेट? डाइनोफ्लैजिलेट भी एक तरीके का प्रोटिस्ट है जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और मोस्टली 2 फ्लैजेला रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। डाइनो का नाम से ही आपको पता चल जाएगा, डाइनो मीन्स 2, फ्लैजिलेट मीन्स फ्लैजेला, करेक्ट? अब फ्लैजेला है तो फ्लैजेला इज यूज फॉर मूविंग, दिस इज वन फ्लैजेला, दिस इज अनदर फ्लैजेला, ओके। और ये जो फ्लैजेला होता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट ओके या ध्यान से देखेंगे तो आप
आपको यहाँ पे 2 फ्लैजिला दिखेंगे और वो दोनों फ्लैजिला कैसे होंगे, एक लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजिला होगा और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होगा. सी यू कैन सी हियर ऑल्सो. ओके, 2 फ्लैजिला आपको यहाँ पे शो हो रहा है डायग्राम में. नाउ दिस डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं दे आर नाइदर प्लांट नॉर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. इसमें ना प्लांट जैसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना एनिमल के जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसको ऐसे बोलते हैं कि इट इज़ नाइदर प्लांट नॉर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. ओके, देन स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज इट कंटेन्स क्लोरोफिल, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल. ओके, उसी के हिसाब से दिस इज़ थोड़ा बहुत ऑरेंजिश, तो ऑरेंजिश इज़ बिकॉज ऑफ कैरोटीन. अब आप सोचेंगे मैम ये कैसे याद रखेंगे, कैरोटीन की वजह से ही ऑरेंजिश है. क्लोरोफिल तो आपको पता है, क्लोरोफिल के कारण ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, तो ये तो आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं. कैरोटीन, कैरेट से आप याद रखिए, कैरेट कैसा रहता है, ऑरेंज कलर का, तो कैरोटीन से ऑरेंज कलर का पिगमेंट्स निकलता है. ज़ैंथोफिल क्या बच गया, ज़ैंथोफिल इज़ येलो, तो ये येलो कलर का पिगमेंट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ज़ैंथोफिल. ओके, कंटेन क्लोरोफिल और कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, द सेम थिंग हैज़ बीन रिपीटेड. नाउ इन द डायनोफ्लैजिलेट इसमें ना एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनल होता है जिसको बोला जाता है आई स्पॉट. यहाँ पे आपको दिख रहा है आई स्पॉट is found in some of them, और ये किसी किसी में ही मिलता है. ठीक है, अब लाइट सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये दिस छोटी सी बच्ची सन रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए अपना हाथ सामने रखी है, बिकॉज द आइज आर लाइट सेंसिटिव. हम लोग बहुत देर तक सन को घूर नहीं सकते हैं, अगर घूरेंगे वी ऑल नो हम कुछ केस में ब्लाइंड भी हो जाते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि सन को बहुत देर तक नहीं देखते रहने, बिकॉज ऑफ द लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनल विच इज़ प्रेजेंट इन आवर आइज. तो सिमिलरली डायनोफ्लैजिलेट में भी एक आई स्पॉट प्रेजेंट होता है विच इज़ लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनल. ओके, देन देयर इज वन एग्जाम्पल कॉल्ड एरिथ्रोप्सिडियम. This is the very small dinoflagellate having very small eye spot. Okay, तो आपको ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है. It is what? Erythropsidium. Erythropsidium. One more example is there. It is Goniolox. Goniolox. Okay. तो ये थोड़े टर्मिनोलॉजीज आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये हो सकता है आपको MCQ में पूछ लिया जाए. देन इसका हम हैबिटेट देखेंगे. मोस्टली प्रोटिस्टा में मोस्टली हमने फर्स्ट स्लाइड देखा था, प्रोटिस्टा के केस में मोस्टली इट इज़ एक्वेटिक इन नेचर, तो इसमें भी हैबिटेट इज़ एक्वेटिक. इट कैन बी फ्रेश वाटर और मरीन. और न्यूट्रिशन कैसा रहेगा, इट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फोटोसिंथेटिक. लेकिन कभी कभार क्या करता है, ये इनटेक कर लेता है प्रे को, झपट्टा मार के खा लेगा खाना. ठीक है, खुद नहीं बनाएगा, देख रहा है सामने है तो उसको पकड़ेगा और खा लेगा. ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों हो सकता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है. इंजेक्शन मीन्स व्हाट, इनटेक. इनटेक ऑफ प्रे, प्रे मतलब जिसको खाने वाला है वो. ओके, वन मोर एग्जाम्पल. अभी आप इसमें एक देख सकते हैं, एक फ़िश का डायग्राम दिया हुआ है, फ़िश की आइज़ भी है. ये जो येलो येलो स्पॉट्स आपको दिख रहा है, जिसको अभी मैम ने ग्रीन कर दिया है, येलो स्पॉट इज़ नथिंग बट द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ओडिनियम. ओडिनियम इज़ अगेन अ प्रोटिस्ट. ओके, कैसा प्रोटिस्ट, डायनोफ्लैजिलेट प्रोटिस्ट. और ये ओडिनियम क्या करता है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अगेन फोटोसिंथेटिक इन नेचर. दैट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. अभी तक हमने कितने 3 एग्जाम्पल्स देख लिए डायनोफ्लैजिलेट में, याद है क्या क्या नाम है, टेल मी. एरीथ्रोप्सिडियम, करेक्ट, सबसे छोटा आई स्पॉट प्रेजेंट होता है. देन ओडिनियम, फिश के केस में येलो कलर का स्पॉट.
ठीक है, जो कि फोटोसिंथेटिक होता है, तो जो कि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। और हमने लेफ्ट साइड में जो आप स्लाइड आपके स्क्रीन पे है सामने, दैट इज गोनियोलेक्स। डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन बिकॉज जीनस स्पीशीज को अंडरलाइन करना ज़रूरी है। सी, अभी एक पिक्चर है आपके सामने, मस्त नीला नीला पानी आपको दिखाई दे रहा है। दिस नीला नीला ब्लू वाटर इज बिकॉज ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट विच इज प्रेजेंट। उस डाइनोफ्लैजिलेट का नाम क्या है? नॉक्टिलुका। ये नॉक्टिलुका एक ऑर्गेनिज्म है। इसी के कारण आपको जो पानी है वो ब्लूइश कलर का दिखाई दे रहा है। और दिस नॉक्टिलुका डिपेंड ऑन द फिश एग्स फॉर देयर फूड। अब ये डिपेंड करता है किस पे? खुद का खाना खुद नहीं बनाता है, ये किस पे डिपेंड करता है? जो पानी में मछली होगी, मछली जब अंडा देगी तो आइदर इट विल ईट द फिश और इट विल ईट द एग्स। तो दिस इज अगेन वन मोर एग्जाम्पल। अभी तक आपके 4 एग्जाम्पल हो गए डाइनोफ्लैजिलेट में, ध्यान रखना है आपको। नॉक्टिलुका, पानी ध्यान में रखिए, ब्लू कलर का आपको समुद्र का पानी दिखाई देता है और बहुत सुंदर दिखता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट। रिप्रोडक्शन ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फिजन। फिजन मीन्स टूट के बनना, पैरेंट के जैसे, सेम genetically it is similar, correct? Sometimes sexual reproduction also takes place. Now there is one more, reddish water भी आपको कभी कभी दिखाई देता है, जिसको हम लोग रेड टाइड बोलते हैं। On both the sides of the screen you can see red tide। और अभी मैंने गोनियोलॉक्स तो बताया, लेकिन what is that गोनियोलॉक्स? it is red dinoflagellate। ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट के कारण आपको रेड टाइड दिखता है। Okay, this undergo rapid multiplication so that the sea appears red, जिसको आप red tides बोलते हैं। They release toxins that kill marine animals like fishes। लेकिन ये थोड़े से जानलेवा भी होते हैं, बिकॉज जब ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स का फॉर्मेशन होता है ना, तो केमिकल्स कुछ रिलीज़ होते हैं। केमिकल्स के रिलीज़ होने से ये केमिकल्स जो होते हैं वो टॉक्सिन साबित होते हैं, जहरीले साबित होते हैं। किसके लिए? इस समुद्र में जो फिशेस होती हैं उनके लिए। इट इज़ वेरी हार्मफुल, द केमिकल्स विच आर रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स और द रेड टाइड। नाउ यू माइट बी थिंकिंग, फ्रॉम व्हेन डिड द रेड टाइड इज बिकमिंग रेड इन कलर, करेक्ट? और आपका ये क्वेश्चन उठाना जाहिर सी बात है, ये रेड कैसे होने लगता है? तो लाइक अभी जैसे इस रेड टाइड को हम लोग अल्गल ब्लूम भी बोलते हैं। ब्लूम करना मतलब खिलना। एक कली जब खिल के एक फ्लावर बनता है तो उसको बोलते हैं ब्लूमिंग ऑफ द बड, करेक्ट? तो अलगी का ब्लूम होना इज नथिंग बट द रेड टाइड। तो अल्गल ब्लूम का मतलब क्या होता है? थिंग्स आर प्रोड्यूस, कुछ चीज़ बन रही है, एक्सेसिव ग्रोथ हो रहा है अलगी का। दिस इज एक्चुअली एन अलगी बट इट इज पुट इन अंडर द डाइनोफ्लैजिलेट्स अंडर द किंगडम व्हाट? प्रोटिस्ट। रैपिड ग्रोथ ऑफ द अलगी, coloration of the sea into the red due to rapid multiplication of the red dinoflagellates. Example is Goniolochus is termed as red tide. During the formation of the red tide, some chemicals are released which are very harmful for the aquatic organisms like fishes. Now next part is euglenoids. Many freshwater organisms found in stagnant water, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर जिसको पेलिकल बोला जाता है। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी, फ्लेक्सिबल बनाता है बॉडी को, लचीला बनाता है बॉडी को। दे हैव 2 फ्लैजिला, इसमें भी 2 फ्लैजिला होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनो का भी मीनिंग होता है 2, तो वैसे यूग्लिनॉइड्स में भी 2 फ्लैजिला होते हैं, और शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। ओके, और ये फ्लैजिला के कारण क्या होगा? मूवमेंट होगा। ये जो बॉडी है
यूग्लिनॉइड्स की वो मूव होगी, जिसको बोला जाता है मेटाबोली। इट शेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। इसमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इट यूग्लिनॉइड्स डजंट हैव सेल वॉल। और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो दैट मीन्स सिंपली इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा रहेगा, फोटोसिंथेटिक। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो खुद का खाना खुद बना सकता है, ठीक है। देन फ्लेक्सिबल बॉडी होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मोस्टली असेक्सुअल होता है। ये आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, पहले जब बहुत साल पहले ये फोटोसिंथेटिक नहीं हुआ करता था, तो अचानक से ये फोटोसिंथेटिकली कैसे बिहेव करने लगा, खुद का खाना खुद कैसे बनाने लगा, देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट। पहले जब ये एक्चुअली ये पानी में ही मिलता है, करेक्ट, एक्वेटिक है हैबिटेट में, तो बहुत सारे अलगी यहाँ पे पानी में रहते थे। और इस अलगी में से जब ये यूग्लिनॉइड्स इसको खाता था तो बहुत क्लोरोप्लास्ट जो था वो इसमें एक्यूमुलेट होने लगा। और जब बहुत सालों के बाद ये जो यूग्लिनॉइड है फोटोसिंथेटिकली एक्ट करने लगा। पहले ये इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ही नहीं था, क्लोरोफिल था ही नहीं, तो ये खुद का खाना बना ही नहीं पाता था। ये इट वाज जस्ट डिपेंडिंग ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स इन द वाटर। ओके, दिस वाज अ शॉर्ट स्टोरी कि कैसे ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका फोटोसिंथेटिक हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन एब्सेंस ऑफ लाइट के केस में एज यू ऑल नो फोटोसिंथेसिस कब होता है, जब सनलाइट प्रेजेंट होगा तभी होगा, करेक्ट। और जब सनलाइट नहीं होगा तो ये क्या बन जाता है, ये हेटरोट्रॉफिक बन जाता है। ये डिपेंड करने लगता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने खाना खाने के लिए, ठीक है। यू कैन रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ द यूग्लिना। आपको यहाँ पे फ्लैजिला दिख रहा है, दिस इज द रिजर्वॉयर, न्यूक्लियस रेड इन कलर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पेलिकल आउटर लेयर, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस इज वन स्टिग्मा एंड द फ्लैजिलम। फ्लैजिलम इज सिंगुलर और फ्लैजिला बोलेंगे तो इट इज प्लूरल। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज प्लूरल। और फ्लैजिलम बोल दिया तो ये क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। ओके, द नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड्स। ये स्लाइम मोल्ड्स आपको कुछ, ये तो आपको लग रहा होगा ये मैगी नूडल्स रखा है, ये मैगी नूडल्स, दिस इज ऑल्सो सम स्टफिंग टाइप ऑफ थिंग, या ये कुछ आपको फंगस जैसा दिख रहा होगा। पहले ये लगता था कि ये कुछ मोल्ड्स, अभी हम लोग जैसे ब्रेड पे कुछ ग्रेइश कलर लग जाता है या कुछ भी ऐसे सड़ने लगती है चीज़, तो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि ये फंगस लग गया है, इसको डिस्कार्ड कर दो। तो इसको पहले माना जाता था कि इट्स अ फंगस, लेकिन बहुत स्टडी होने के बाद पता चला कि इट इज़ नॉट फंगस। इसमें एक्चुअली कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो फंगस जैसे लगते हैं, इसलिए इसको बोल दिया गया इट इज़ अ फंगस लाइक प्रोटिस्ट, जो कि सैप्रोफाइटिक होते हैं नेचर में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या है, सैप्रोफाइटिक। व्हाट डू यू मीन बाय सैप्रोफाइटिक, टेल मी। यस, सैप्रोफाइटिक, द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो अपना खाना के लिए सड़े गले चीज़ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द सैप्रोफाइट मीन्स। अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर। ऐसा कुछ स्लाइमी मतलब चिपचिपा से आपको कौन सी सब्जी ध्यान में आती है, भिंडी स्टिकी, स्लाइमी इन नेचर, करेक्ट। सो now we are going to see the structure of this. It is made up of individual cells that form an aggregate mass. Aggregate मतलब ये सिंगल सेल का बना है, ठीक है, सिंगल सेल है, लेकिन ये सिंगल सेल एक साथ रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, एग्रीगेट रहते हैं।
मास मतलब पॉपुलेशन टाइप, बहुत सारे हैं लेकिन एक साथ हैं। हैबिटेट, प्रेफर मॉइस्ट डीकेइंग हैबिटेट। अक्सर सी क्या होता है, हाँ, जो भी चीज़ सड़ जाती है वो कैसे सड़ती है, ब्रेड को अगर गीले जगह पे रख दिया तो उसमें फंगस टाइप लग जाता है, करेक्ट। तो इसलिए आप वैसे याद रख सकते हैं। ये भी इसका हैबिटेट कैसा है, मॉइस्ट डीकेइंग हैबिटेट। सो दे आर फाउंड इन सॉइल, लॉन्स, फॉरेस्ट, फ्लोर एक्सेट्रा। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट मतलब क्या होता है, दे कैन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस। ग्रोइंग कंडीशंस नहीं है, ऐसा कंडीशन ही नहीं है जहाँ पे ग्रोथ हो सके, वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर जाता है स्लाइम मोल्ड्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक, दैट मीन्स सैप्रोफाइट। पहली सेंटेंस में हमने देख लिया, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट इसको बोलते हैं। इट फीड्स ऑन बैक्टीरिया, ईस्ट, फंजाई एक्सेट्रा। जब वो एग्रीगेट मास में प्रेजेंट होते हैं, वो एग्रीगेशन को हम लोग प्लाज्मोडियम कहकर बोलते हैं। इट मे स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, बहुत लंबे जगह तक ये फैला हुआ रहता है। इसका खाने का तरीका कैसा है, इट इज़ लाइक अमीबा। अमीबा लाइक फूड इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब हमने बताया, इंजेक्शन मतलब होता है इनटेक। और पहली स्लाइड में, पहले दूसरी स्लाइड में हमने देखा अमीबा कुछ आपको ऐसे दिखेगा, करेक्ट। सपोज यहाँ पे खाना रखा है तो अमीबा क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया मतलब फॉल्स लेग से खाना तक पहुँचेगा और उसको अंदर ले लेगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ स्लाइम मोल्ड भी करता है, खाना को अंदर ले लेता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें, मोस्टली असेक्सुअल, यूजिंग स्पोर्स। सी, ये है फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी में से निकलता है स्पोर्स, और ये स्पोर्स जब ज़मीन पे गिरता है, इट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट बॉडी। सी, हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स से गैमीट्स, गैमीट्स के फर्टिलाइजेशन हुए, जाइगोट बना, जाइगोट से प्लाज्मोडियम बनेगा, प्लाज्मोडियम से ऐसा फ्रूटिंग बॉडी तैयार होगा। फ्रूटिंग बॉडी इज डिप्लॉयड, ठीक है। इसका मियोसिस होगा और ये बनाएगा हैप्लॉइड स्पोर्स, और फिर दिस साइकिल गोज ऑन। द लास्ट पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, इट इज़ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बोल दिया मतलब इसको रखा गया है इन ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्ट के अंदर, लेकिन उसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो एनिमल्स के जैसे मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है प्रोटोजोआ को एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अभी मैं आपको बता दूं, जोआ का मीनिंग ही होता है क्या, एनिमल, और प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव। ओके, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। एनिमल के केस में भी एनिमल सेल, अगर आपने ध्यान किया होगा, प्लांट सेल, करेक्ट, लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने प्लांट सेल में बनाया था सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, करेक्ट, साइटोप्लाज्म। लेकिन एनिमल सेल के केस में हमने डायरेक्टली बनाया था, सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट किया था और फिर अंदर ऑर्गेनल्स। तो जैसे एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, वैसे प्रोटोजोआ के केस में भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। हैबिटेट, हैबिटेट मतलब रहने की जगह, कहाँ पाया जाता है, एक्वेटिक है, मॉइस्ट हैबिटेट में मिलेगा। न्यूट्रिशन, एनिमल्स जैसे दूसरों पे डिपेंड करता है, खुद का खाना खुद नहीं बना पाता है, वैसे ही आपका प्रोटोजोआ है जो हेटेरोट्रॉफिक है नेचर में। अब हेटेरोट्रॉफिक में भी ये पैरासाइट हो सकता है या फिर प्रीडेटर्स हो सकता है। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, पैरासाइटिक मतलब सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये इसके अंदर आ जाता है और इसी के अंदर घर जैसा महसूस करता है, इसी के अंदर रहता है, इसी के अंदर ही इसका खाना पीना चलता रहता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ये जिसके अंदर रहता है उसको हार्म पहुंचाता है, तो दैट इज़ व्हाट द पैरासाइटिक नेचर इज। प्रीडेटर मतलब चील, चील जो बर्ड है वो क्या करता है, इट्स अ प्रीडेटर, छोटे बर्ड्स को खा लेते हैं, करेक्ट।
तो वैसा उसको बोला जाता है प्रेडेटर। एनिमल लाइक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। MCQ क्वेश्चन, होलोजोइक पूछा जा सकता है। होलोजोइक मीन्स व्हाट? एनिमल के जैसा न्यूट्रिशन, एनिमल के जैसा नरिशमेंट लेने को बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इनटेक ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल्स। रिप्रोडक्शन ये असेक्सुअली भी कर सकता है, सेक्सुअली भी कर सकता है। ओके। प्रोटोजोन्स 4 टाइप के होते हैं। एमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स। एमीबॉइड नाम से ही पता चल रहा है कुछ अमीबा जैसा दिखेगा। ओके। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन मतलब it will be having what? flagella. सीलिएटेड प्रोटोजोन मतलब नाम से ही पता चल रहा है इसमें प्रेजेंट होगा सीलिया। करेक्ट। तो अभी हम लोग एक एक को, एंड लास्टली स्पोरोजोन्स। अभी हम लोग एक एक देखेंगे। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, इट रिजेंबल्स अमीबा, इट इज़ यूनिसेलुलर, नो फिक्स शेप। जैसे अमीबा को कोई फिक्स शेप नहीं है। Is having pseudopodia, that means the false feet. Okay. Then temporary extension होता है cytoplasm का, which helps in locomotion as well as feeding. Feeding means what? Engulfing or intake of the food material. Nutrition इसका कैसा रहता है? It is predatory nutrition. Some are parasitic. Example, Entamoeba histolytica, when present in the digestive tract causes infection. इस infection को क्या बोलते हैं हम लोग? अमीबियासिस। ये इन्फेक्शन कहाँ होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द ह्यूमंस। किसके कारण होता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका ऑर्गेनिज्म है। It looks like amoeba. Okay. Next, flagellated protozoans. Protozoans with flagella can be free living or parasitic. Parasitic आपको पता है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर अपना खाना पीना चलाना, और लेकिन जिसके अंदर रह रहा है उसको हार्म भी पहुंचाना। एग्जाम्पल, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी, इट्स अ पैरासाइटिक। होस्ट कौन होता है? किसके अंदर रहता है? ह्यूमंस के अंदर रहता है। और कौन सा डिजीज कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। इम्पॉर्टेंट, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म? इट्स अ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी। इसका होस्ट कौन रहेगा? ह्यूमंस। डिजीज स्लीपिंग सिकनेस। फ्री लिविंग मतलब सब जगह पाया जाता है, एवरीवेयर। Okay, then ciliated protozoan. Ciliated protozoans mean protozoan with cilia. Cilia मतलब क्या होता है? Having short hair-like thin structure present in many numbers. Cilia can perform motion, that is they coordinate with each other to do the movement. अभी मैं आपको बहुत easy example बताती हूँ cilia actually कैसे function करता है। Suppose एक dance choir group है, उनको डांस परफॉर्म करना है, बहुत बड़ी ऑडियंस है। अब कोई लेफ़्ट साइड मूव हो रहा है, कोई राइट साइड मूव हो रहा है, तो वो डांस का जो ग्रुप होगा उसमें जब तक सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा आपस में, इसलिए आप लोग देखे होंगे डांस प्रैक्टिस बहुत ज़ोरदार चलती है फाइनल में जीतने के लिए। तो प्रैक्टिस होना क्यों ज़रूरी है? ताकि सबके हैंड के मूवमेंट, लेग्स के मूवमेंट में सिंक्रोनाइजेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो। अगर एक का लेफ़्ट हैंड उठ रहा है तो पूरे ग्रुप का लेफ़्ट हैंड ही उठेगा, राइट हैंड नहीं उठना चाहिए। अगर राइट लेग मूव हो रहा है आगे तो सब कैंडिडेट्स राइट लेग ही मूव करते हैं आगे की तरफ। तो दैट इज़ व्हाट द सिंक्रोनाइजेशन मीन्स। वैसे ही सीलिया काम करता है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द ciliated protozoans. Paramecium, cilia helps in the food intake. ये फूड पार्टिकल है और ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है गलेट। इसी गलेट के थ्रू, इस कैविटी जो है जिसको गलेट बोलते हैं, इस गलेट के थ्रू फूड पार्टिकल जो है वो अंदर की तरफ जाता है बॉडी की। सो अभी हमने अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स एज वेल एज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स देख लिया है।
Now we are going to see the sporosome. What are sporozones? These are non-motile protozoan. Non-motile मतलब जो चल फिर नहीं सकता, मोटिलिटी नहीं कर सकता, लोकोमोशन नहीं कर सकता. तो अगर चल फिर नहीं पाएगा तो इसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा? इट इज़ बाय द स्पोर फॉर्मेशन. आपने ये मच्छर तो देखा ही है अपने आसपास, और हम लोग कहते हैं कि मच्छर का काटना अच्छा नहीं होता. क्यों? मच्छर से मलेरिया फैलता है. करेक्ट. सो द नेम ऑफ द प्रोटोजोन इज़ प्लाज्मोडियम. डिजीज़ जो ये प्लाज्मोडियम कॉज करता है वो है मलेरिया. और ये प्लाज्मोडियम को कौन ह्यूमंस तक पहुंचाता है? वेक्टर कौन होता है? मॉस्किटो. वेक्टर मीन्स एक तरीके से सपोज अगर आपको घर से कॉलेज जाना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है तो आप क्या लेंगे? बस ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं, रिक्शा ले सकते हैं. करेक्ट. जैसे आपकी रास्ता होगा उस हिसाब से आप अपना व्हीकल चूज़ करेंगे. तो दिस इज़ व्हाट द व्हीकल. वेक्टर इज़ नथिंग बट द व्हीकल. मॉस्किटो एक व्हीकल का काम करता है जो प्लाज्मोडियम को मच्छर से किस तक पहुंचाता है? ह्यूमंस तक. और अगर वो मच्छर का नाम बोला जाए तो उसको हम लोग एनोफिलस मॉस्किटो भी बोलते हैं. ये उसका नाम है. ये एनोफिलस मॉस्किटो कॉज करता है क्या? मलेरिया. क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्स और प्रोटोजोन्स. आप एक बार ये गो थ्रू कर लीजिए. ये चार्ट इज़ वेरी सिंपल. एक वन थ्रू में आप इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए एंड उसके हिसाब से आप इसका बड़ा लॉन्ग नोट बना सकते हैं. लास्टली आई नीड टू से importance of protist organisms. Under protist provide food for the living organism. It plays an important role in medical field and industrial applications. Okay, so thank you so much. You all were very much intact with this video. Thank you. So tomorrow we are going to meet again with the third part, third kingdom. So keep studying, be consistent in your efforts. Bye bye, take care.